जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न होंगे वह आपको क्या होंगे कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि टाइप क्वेश्चन में होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था। देखिए, प्रश्न को एक बार और सुनिए, क्या प्रश्न कर रहा है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था। तो यह आपको अफनासी निकितिन ने किया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये जो अफनासी निकितिन है, ठीक है ना, यह आपको रूस का क्या था कि आपको एक विदेशी यात्री था। और यह अफनासी निकितिन जो था 1466 से 1472 के बीच में क्या हुआ था कि बहमनी साम्राज्य आया था। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है 3 समुद्रों पार की यात्रा, और यह मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के दरबार में आए हुए थे। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या करा है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वह आपको जीएस लिविदेव को जाना जाता है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको स हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो अफनासी निकितिन है, ठीक है ना, सॉरी अफनासी निकितिन बोल रहे हैं, जीएस लिविदेव, यह आपको 1785 से 1797 के बीच क्या हुआ था कि भारत के जो एक क्षेत्र था बंगाल, उसी की यात्रा पर ये आए हुए थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और यह आपको क्या थे कि एक नाटककार भी थे, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए निकोलो कंटिकरा, ऑप्शन बी अफनासी निकितिन, ऑप्शन सी जीएस लिविडेव, ऑप्शन डी डोमिंगो स्पेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफनासी निकितिन, क्योंकि अफनासी निकितिन के यात्रा वृत्तांत के आधार पर ही आपको क्या हुआ था कि परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था, जो भारत और रूस के बीच में जो मैत्री संबंध है उसको क्या करता है, दर्शाता है। तो 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि राजा मझोले कद का है। चौथा प्रश्न सुनेंगे गौर से, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है। तो देखिए, कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन जो है वो आपको डोमिंगोस पेस का है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि डोमिंगोस पेस ने विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का जो तुलना किया था वह आपको यानी कि इटली के रोम से किया था, ठीक है ना। तो ये जो डोमिंगोस पेस है यह आपको कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आपको 1520 से 22 के बीच में विजयनगर आया था। और इसका एक जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है डोमिंगोस पेस की कथा। तो यहाँ से एक चीज़ को याद रखिएगा, डोमिंगोस पेस पुर्तगाल का यात्री था और यह कृष्णदेव राय के दरबार में 1520 से 1522 के बीच रहा था। और इसकी आत्मकथा का नाम है डोमिंगोस पेस की कथा, यानी कि इसके जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है डोमिंगोस पेस की कथा। तो 4 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर द हो जाएगा, यानी डी। चलिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी। तो चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिंगोस पेस। देखिए, प्रश्न को एक बार और सुनेंगे गौर से, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी। तो वह आपको डोमिंगोस पेस ने दिया था। और डोमिंगोस पेस जो था कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। यह कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है डोमिंगोस पेस की कथा। और यह 1520 से 22 तक भारत रहा हुआ था। तो 5 का सही आंसर अ हो जाएगा। चलिए, 6ठा प्रश्न, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था। तो ये आपको अब्दुल रजाक ने लिखा था। और आपको बताए थे कि ये जो अब्दुल रजाक है, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा, ये आपको ईरान या फारस का यात्री था जो 1441 से 42 के बीच में विजयनगर के जो संगम वंश थे उस संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था। तो देवराय द्वितीय के दरबार में कब तक रहा था, 1441 से 1442। और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो मतल सादेन है। तो 6ठा नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपको ब हो जाएगा। चलिए, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है,
कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो देखिए अफनासी निकितिन घोड़ों का व्यापारी था, फरनाओ नुनिज भी घोड़ों का व्यापारी था, निकोलो कोंटी तो यह नहीं था। और द में कढ़ा अ और ब, तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, यानी कि अफनासी निकितिन और फरनाओ नुनिज यह दोनों जो था वो आपको घोड़ों का क्या था? व्यापारी था। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। 8 में देखिए क्या कर रहा है, सीवेल ने अपनी पुस्तक, ध्यान से सुनिएगा, सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? तो अभी हाल में कल के लाइव क्लास में आपको बताए हुए थे, तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हम वेट करते हैं बहुत देर लगा दिया आप लोग। चलिए देखिए एक बार प्रश्न को पढ़िए। सिबेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो इसमें उन्होंने उपयोग किया था डोमिंगोस पेस और फरनाओ नुनिज की जो क्या था? यात्रा वृत्तांत था, उसी को आधार मानकर इन्होंने क्या किया था? ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखा था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपको सिवेल है। और इसमें किसके यात्रा वृत्तांत का प्रयोग किया गया है? तो डोमिंगोस पेस और फरनाओ नुनिज। तो 8 का सही आंसर अ हो जाएगा। चलिए 9 में, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुवर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेस, ये किस देवरा के दरबार में आया था? पुर्तगाल का था। फरनाओ नुनिज जो कि अच्युत देवरा के काल में आया था, ठीक है ना, ये भी पुर्तगाल का था। इनमें से सभी, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है ना, यानी कि द हो जाएगा। यानी कि एडुवर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेस, फरनाओ नुनिज, ठीक है ना, ये सभी जो थे वो आपको पुर्तगाल के क्या थे? यात्री थे। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएंगे वो आपको डी हो जाएंगे, यानी कि द। चलिए 10 में क्या करा है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो पहला विदेशी यात्री था वो आपको निकोलो कोंटी था। और आपको बताया थे कि निकोलो कोंटी जो था देवराय प्रथम के काल में क्या हुआ था? विजयनगर आया हुआ था। और यह आपको 1420 से 1422 ईस्वी तक क्या हुआ था कि भारत में रहा हुआ था। और ये निकोलो कोंटी जो था वह आपको इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था? इटली का। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएंगे वो आपको अ हो जाएंगे, यानी कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो पहला विदेशी यात्री था वह आपको निकोलो कोंटी था। 11, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यह आपको 1986 में घोषित किया गया था। तो यहां से एक प्रश्न आया हम्पी। तो सबसे पहले जान लीजिए, हम्पी जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है और यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से बार बार एक चर्चा आ रही है यूनेस्को का। किसकी चर्चा आ रही है? यूनेस्को का। तो देखिए यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। देखिए यूनेस्को के पूर्ण रूप को भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, ठीक है ना, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो मेरे भाई यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। और इसमें जो अभी सदस्य देश है, ठीक है ना, याद रखिएगा वो आपको 193, क्योंकि पूर्व में आप 195 पढ़े होंगे, लेकिन 2 देश जो है आपको पिछले वर्ष ही अलग हुए थे, इजराइल और अमेरिका, ठीक है ना। तब से आपको यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है, ठीक है ना। और इसका जो कार्य है वो क्या है? शैक्षणिक, ठीक है ना, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो गतिविधियां है उसको भी बढ़ावा देना क्या है? यूनेस्को का कार्य है। तो इसी यूनेस्को के विरासत सूची में क्या था कि आपको हम्पी को 1986 में शामिल किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो मेरे भाई विजयनगर का जो महानतम शासक था वो आपको कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय था। और कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से लेके 1529 है। तो चलिए मोटा मोटी यहाँ पर हम आपको कृष्णदेवराय के बारे में कुछ बता देते हैं। तो देखिए कृष्णदेवराय ने क्या किया था कि तेलुगु राजनीति पर आधारित एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अमुक्त माल्याद, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत ग्रंथ एक लिखा था, यानी कि नाटक लिखा था संस्कृत में, जिसका नाम था जाबवंती कल्याणम, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने यानी कि क्या कहते हैं, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि को भी क्या किया था? धारण किया था। इसके अलावा
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज भी हुआ करते थे। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही एडवर्डो बारबोसा और डोमिंगोस पेस जैसे आपको पुर्तगाली यात्री जो थे वह आपको क्या किए थे कि मतलब भारत आए थे इनके दरबार में, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि नोट करते चलना है। वीडियो को पॉज करके आप देखते चलिए, हो सकता है कि वीडियो में स्पीड ज्यादा हो तो इस स्पीड को आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको कॉपी पे नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, गोपुरम का संबंध किससे है। तो मेरे भाई गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल जब शुरू हुआ और उनके शासनकाल में जब स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य हुआ तब क्या हुआ था कि मंदिर के जो प्रवेश द्वार थे यानी कि गोपुरम, इसकी जो मतलब प्रक्रिया जो है निर्माण प्रक्रिया उसको काफी ज्यादा क्या हुआ था, प्रोत्साहन मिला था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि गोपुरम का संबंध किससे है तो मेरे भाई गोपुरम का संबंध किससे है तो वह आपको मंदिर से है। यानी कि दक्षिण भारत में मंदिर में जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे उसको गोपुरम कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए तो 13 का आंसर जो हो जाएगा द हो जाएगा। चलिए 14 क्या कह रहा है कि हरियर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। तो हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किया था। इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना हुई थी रायचूर द्वीप के दक्षिण में हुई थी। रायचूर द्वीप जो कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, एक आपको कृष्णा और एक जो था तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। और ये जो आपको विजयनगर साम्राज्य है इसके अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहला वंश संगम वंश, फिर शालू वंश, फिर आपको तुलु वंश, फिर है आपको अरविडू वंश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सारे वंशों के क्रम को भी आपको याद रखना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपको ब, यानी कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था विधारण्य नामक संत के आशीर्वाद से। चलिए 15 क्या करा कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी तो हम्पी के नाम से। किसके नाम से, हम्पी के नाम से। वैसे भी आपको पता होगा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी वैभवता का जो समापन हुआ था तालिकोटा के युद्ध के द्वारा। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि सर तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ठीक है ना। जिसमें आपको क्या था कि बहमनी साम्राज्य के 3 जो खंड थे वो, इसके अलावे आपको यहाँ विजयनगर साम्राज्य से जो था वो आपको सदाशिव और उसके जो प्रधानमंत्री थे रामराय ने लड़ा था। और इसी युद्ध के बाद ये जो विजयनगर है इसकी वैभवता का समापन हो गया, यानी कि विजयनगर को बुरी तरह से क्या कर दिया गया था कि आपको कुचल दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न अगर आपसे किया जाता है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी हम्पी के नाम से, ठीक है ना। और इसका विनाश कैसे हुआ था तो तालिकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। इसी तालिकोटा के युद्ध को बनहट्टी का युद्ध या राक्षस तंगरी का युद्ध भी कहते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अमयुक्त मालयाद किसने लिखी है। अभी बताए थे अमयुक्त मालयाद और आपको जावंती कल्याणम, इस दोनों के जो लेखक है वह आपको कृष्णदेव राय है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको द हो जाएगा। 17 गोपुरम से आप क्या समझते हैं तो मंदिर का प्रवेश द्वार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं मेरे भाई। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा अ हो जाएगा कि मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। चलिए 18 में निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी। देखिए ऑप्शन दे रहा है बर्नियर, टेवर्नियर, ठीक है ना, इब्न बतूता, निकोलो कंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कंटी। क्या हो जाएगा, निकोलो कंटी, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर निकोलो कंटी, क्योंकि निकोलो कंटी जो था देवराय प्रथम के काल में क्या हुआ था कि भारत आया था, 1420 से 22 के बीच में रहा हुआ था, ठीक है ना। और यह इटली का यात्री था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको 100 हो जाएगा। इब्न बतूता जो कि यहाँ एक ऑप्शन में मिला है, ठीक है ना। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जो कि तुगलक वंश का यानी कि दिल्ली सल्तनत से संबंध है। इसके अलावा आपको बर्नियर, टेवर्नियर जो है ये आपको मुगल काल से संबंधित है, यानी कि मुगल शासकों के काल में ये दोनों आया हुआ था। चलिए 19 क्या कह रहा है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तो मेरे भाई तेनालीराम का जो संबंध है विजयनगर से। आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रमुख कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी अष्टदिग्गज में से एक था आपको तेनालीराम, और इस तेनालीराम का संबंध जो है कहाँ से, विजयनगर से। किससे है, विजयनगर से। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अ। चलिए कह रहा है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है विजयनगर से संबंधित है, और यह हम्पी जो है अभी कर्नाटक के बेलारी जिला का क्या करता है, प्रतिनिधित्व
संबोधित करता है, यानी कि कर्नाटक के बेलारी जिला में ही यह हम्पी जो है अभी अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। 20 का सही आंसर द हो जाएगा। और इस हम्पी के अवशेष को 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपको द। 21 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है ना। चलिए 22 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा देर पहले बताए थे 1336 में। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, कि दिल्ली का जो सुल्तान था वह आपको कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों साम्राज्य की स्थापना के समय जो आपको दिल्ली का जो सुल्तान था वह आपको कौन था? तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखना है, कौन? एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। क्या कहा? राय कहा। तो 23 का सही आंसर द हो जाएगा। चलिए 24 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपको हम्पी में, कहाँ है? हम्पी में है। तो 24 का सही आंसर अ हो जाएगा। चलिए 25 में क्या करा है? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो देखिए आयंगर व्यवस्था जो है वो आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि आयंगर व्यवस्था जो है वह आपको क्या होता था? तो देखिए आयंगर व्यवस्था को गौर से समझिएगा कि आयंगर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसके अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया जाता था? संगठित किया जाता था। और इस पर 12 व्यक्ति मिलकर क्या करते थे? शासन करते थे। ठीक है ना। और इन्हें सामूहिक रूप से ही क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। यानी कि आप कह सकते टूटी फूसी भाषा में कि ये जो आयंगर व्यवस्था था वो क्या था कि विजयनगर साम्राज्य में जो ग्राम होते थे उस ग्राम को स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया जाता था? संगठित कर दिया जाता था, जिस पर 12 व्यक्ति मिलकर क्या करते थे? शासन करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। तो इस आयंगर व्यवस्था का संबंध जो है विजयनगर से, किससे है? विजयनगर से। अब आइए 26 नंबर प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? तो ये आपको अमरव कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरव। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, यानी कि अमरव हो जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि विजयनगर के जो शासक होते थे वो सैनिक और असैनिक सेवा के लिए जो भूमि देते थे वो क्या कहलाते थे? तो वो आपको अमरव कहलाते थे। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो फिर आप कमेंट करेंगे, आपकी हर समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।